हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं लेकर आप सभी के लिए एकदम ब्रह्मास्त्र वाली क्लास है। दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि एसएससी जीडी 2023 का एडमिट कार्ड जारी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब आपकी तैयारी को और मजबूत करने का समय आ चुका है। ऐसे सवाल लेकर आया हूँ जो आपकी परीक्षा में सीधा छपेंगे और आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएंगे। सारे सवालों को दोस्तों पिछले वर्षों पर आधारित तैयार किया गया है। सारे सवालों को आप अपनी कॉपी के अंदर वन लाइनर नोट्स के रूप में नोट करते चलें और क्लास को पूरा देखें, तभी आप यहां से कुछ अच्छा सीख पाएंगे। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपना पहला सवाल। हमारा पहला सवाल कहता है कि किस देश में दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित किया है। अति महत्वपूर्ण सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। जापान के द्वारा किया गया है, इजराइल के द्वारा किया गया है, अमेरिका के द्वारा किया गया है कि चीन के द्वारा किया गया है? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। किस देश में दुनिया का पहला कृत्रिम भ्रूण विकसित हुआ है? तो आपको नोट करके रखना है, इजराइल के द्वारा किया गया है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। दोस्तों आपको बता दें, इसमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं होगी। ये दोस्तों फ्लेम सेल, इसको आप नोट करेंगे। कौन से फ्लेम सेल? फ्लेम सेल दोस्तों, फ्लेम कोशिका यानी फ्लेम सेल के द्वारा भ्रूण का निर्माण किया जाएगा। कहाँ पर दोस्तों? इजराइल में। इसको आप नोट करके रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा को लेकर। इसमें नर और मादा की आवश्यकता नहीं होगी। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ और चीज़ों को लेकर। अगर आपसे कहा जाए अब्राहम अकॉर्ड, अब्राहम अकॉर्ड दोस्तों, ये एक ऐसा समझौता है जो किसके किसके बीच में हुआ था? इजराइल और यूएई के बीच में। इजराइल और यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। अगर आपसे प्रश्न में पूछा जाए कि अब्राहम अकॉर्ड समझौता किन देशों के बीच में हुआ था, तो आप कहेंगे इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात। किसके द्वारा कराया गया था? तो दोस्तों ये डोनाल्ड ट्रंप के समय हुआ था। किसके? डोनाल्ड ट्रंप दोस्तों, इन्होंने करवाया था ये अब्राहम अकॉर्ड समझौता। इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों कमेंट कर कर बताएं कि जो मिस यूनिवर्स की प्रतियोगिता हुई थी वो इजराइल में संपन्न हुई थी, लेकिन कौन सी क्रम की प्रतियोगिता थी? इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। भाई बहनों, आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ का उपाध्यक्ष किसको बनाया गया है? विश्वनाथ आनंद को बनाया गया है, रोजर बिन्नी को बनाया गया है, गौरव द्विवेदी को बनाया गया है कि थॉमस वॉक को बनाया गया है? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज का उपाध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? तो आपको नोट करके रखना है, ये दोस्तों विश्वनाथ आनंद जी को बनाया गया है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आइए दोस्तों बात करते हैं शतरंज को लेकर। शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो आप कहेंगे 20 जुलाई। कई बार परीक्षा में रिपीट हुआ सवाल है। अगर आपसे कहा जाए कि शतरंज दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, तो आप कहेंगे 20 जुलाई को। और अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ का उपाध्यक्ष किसको नियुक्त किया गया है? ये विश्वनाथ आनंद जी को किया गया है। इसको आप नोट कर लें। आइए दोस्तों ऑप्शंस की ओर बात करते हैं। रोजर बिन्नी, इनको क्या बनाया गया है? आप सबको पता है, बीसीसीआई का अध्यक्ष। अगर आपसे कहा जाए कि बीसीसीआई का अध्यक्ष ये किसको नियुक्त किया गया है? ये रोजर बिन्नी जी को किया गया है। दोस्तों गौरव द्विवेदी, मैंने आपको कई बार नोट कराया है। प्रसार भारती, कौन दोस्तों? प्रसार भारती। ये सारी नियुक्तियां अभी हाल ही में की गई हैं, इनको आप नोट कर लें। दोस्तों प्रसार भारती का अध्यक्ष किसको बनाया गया? गौरव द्विवेदी जी को बनाया गया है। थॉमस वॉक दोस्तों, ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक महासंघ के अध्यक्ष हैं। कौन दोस्तों? थॉमस वॉक। इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1894। दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ, इसकी स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1894। और इसका दोस्तों मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ल्यूशाने में स्थित है। इसीलिए 23 जून को क्या मनाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाते हैं। इसको आप नोट करके रखें। उम्मीद करता हूँ आपने सारे प्रश्नों को यहाँ से नोट कर लिया होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गुजरात में होगा, गुजरात या उत्तर प्रदेश, राजस्थान, असम? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों कल मैंने 40 सवाल पर रोका था, आज उसके ही आगे के सवाल करेंगे। ऐसे ही करके मैं आपको परीक्षा तक 500 से 1000 क्वेश्चन कराऊंगा और इन प्रश्नों में दोस्तों आपकी परीक्षा के लिए ब्रह्मास्त्र वाले सवाल होंगे। सारा सवाल यहीं से आपको देखने को मिलने वाला है। हमारा सवाल कहता है कि डिफेंस एक्सपो 2022 इसका
आयोजन कहाँ पर होगा, तो आपको नोट करके रखना है ये गुजरात में। आपको ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगाकर इसको नोट कर लें। दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश दोस्तों, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में कितनी सीटें हैं, तो आप कहेंगे 403 सीटें हैं, क्योंकि अभी हाल ही में यहाँ पर चुनाव हुए थे। अब दोस्तों उत्तर प्रदेश में 3 से 4 चीज़ें आपको नोट करके रखनी है। अगर आपसे कहा जाए पंचामृत योजना, पंचामृत योजना, ये दोस्तों कहाँ की योजना है, ये उत्तर प्रदेश की योजना है, ये गन्ने से संबंधित है। अगर आपसे कहा जाए पैथोजन रिडक्शन मशीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पैथोजन रिडक्शन, पैथोजन रिडक्शन मशीन, ये दोस्तों भारत की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन है। इसकी स्थापना दोस्तों कहाँ पर हुई है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में हुई है। कहाँ पर, लखनऊ में। दोस्तों आपको बता दें इसका कार्य क्या है, ये 15 से 16 मिनट के अंदर 5 से 6 ml ब्लड प्यूरिफाई करेगी। ये कौन सी पैथोजन रिडक्शन मशीन है, इसको आप नोट करके रखें। इसके अलावा ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र कहाँ पर है, लखनऊ में। पैरा बैडमिंटन अकादमी कहाँ पर है, लखनऊ के अंदर। अगर दोस्तों आपसे कहा जाए दोस्तों भारत की पहली नाइट सफारी की शुरुआत दोस्तों कहाँ पर होगी, लखनऊ के अंदर होगी। और किसके तर्ज पर होगी, यानी किसका मॉडल होगा, सिंगापुर का मॉडल होगा। इसको भी आप नोट कर लें। ये सारे सवाल आपको याद होने चाहिए, आपकी कॉपी में छपे होने चाहिए। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल है कि 44वें शतरंज ओलंपियाड का विजेता कौन है। शतरंज ओलंपियाड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान या किर्गिस्तान, क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों 44वें शतरंज ओलंपियाड, इसका विजेता कौन बना था, तो आप सबको पता है इसका विजेता बना था उज्बेकिस्तान। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। अगर आपसे कहा जाए इसका आयोजन, इन सब चीज़ों को आप नोट कीजिएगा। 44वें शतरंज ओलंपियाड, इसका आयोजन कहाँ हुआ था, चेन्नई में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, चेन्नई, तमिलनाडु में इसका आयोजन हुआ था। अब दोस्तों इसका शुभंकर क्या था, शुभंकर इसका शुभंकर था थम्बी। क्या था, थम्बी इसका शुभंकर था, थम्बी। इसको आप नोट कर लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। 44वें शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ पर हुआ था, चेन्नई में। जीता कौन था, उज्बेकिस्तान। अब दोस्तों शुभंकर क्या था, थम्बी। इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। और क्लास को अंत तक देखें। ऐसे ऐसे सवाल लेकर आया हूँ जो आपकी परीक्षा में सीधा छपेंगे और आपके माँ बाप के सपने को पूरा करेंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि लंपी त्वचा रोग की स्वदेशी वैक्सीन कौन सी है। लंपी आप सब जानते हैं कि अपने भारत देश में कितनी ज़बरदस्त तरीके से ये दोस्तों बीमारी फैली हुई है, और दोस्तों अभी भी इसका प्रकोप कई सारे मवेशियों में देखने को मिलता है। दोस्तों लंपी त्वचा रोग की स्वदेशी वैक्सीन कौन सी है, लंपी वाईवैक, लंपी प्रोबाइक, लंपी प्रोबैक, लंपी प्रतिरोधक, क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताइएगा। एकदम ऑप्शन बहुत ही निकट रखे गए हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। जल्दी से बताएं आपका सही जवाब क्या होगा। लंपी त्वचा रोग, इसकी स्वदेशी वैक्सीन कौन सी है, तो आपको ध्यान में रखना है ये दोस्तों लंपी प्रोवैक। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। चक्कर में मत पड़िएगा दोस्तों लंपी वाईवैक के, लंपी प्रोबाइक के या लंपी प्रतिरोधक के। लंपी प्रोवैक आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। इसको आप नोट करके रखें। अब दोस्तों आप कमेंट कर बताएं कि जो हमारी कोवैक्सीन है, कोवैक्सीन नहीं, आप बताइए भारत की पहली डीएनए वैक्सीन कौन सी है, डीएनए वैक्सीन कौन सी है, जल्दी से इसका कमेंट कर आप जवाब बताएंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि भारत और कजाकिस्तान के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बोंगो सागर, काजिंद, सिम्बैक्स या उदार शक्ति, क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। 1 से 2 युद्धाभ्यास आपकी परीक्षा में आने की प्रबल संभावना रहेगी। दोस्तों भारत और कजाकिस्तान के बीच में कौन सा युद्धाभ्यास होता है, तो आपको नोट करके रखना है काजिंद। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। का से कजाकिस्तान, का से काजिंद, इसको आप ऐसे रिलेट कर याद करेंगे, आपको याद हो जाएगा। आइए दोस्तों ऑप्शंस की तरफ बातें करते हैं। बोंगो सागर, ये दोस्तों होता है भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश, इसके बीच में क्या होता है, बोंगो सागर। एक दोस्तों संप्रीति,
अगर आपसे कहा जाए संप्रीति एक्सरसाइज किसके बीच में होती है? भारत और बांग्लादेश के बीच में होती है। बोंगो सागर किसके बीच में होती है? भारत और बांग्लादेश के बीच में होती है। सिम्बैक्स दोस्तों ये जल्दी से बताएं, सिम्बैक्स ये किसके किसके बीच में होती है? जल्दी से इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उदार शक्ति मैंने दोस्तों आपको कल बताया था भारत और मलेशिया के बीच में, भारत और मलेशिया के बीच में दोस्तों कौन सा युद्धाभ्यास होता है? तो आपको नोट करके रखना है ये उदार शक्ति। दोस्तों सिलीनेक्स किसके बीच में होता है? भारत और श्रीलंका के बीच में। सिम्बैक्स ये दोस्तों किसके बीच में होता है? भारत और सिंगापुर के बीच में। इसको आप नोट कर लें, भारत और सिंगापुर के बीच में दोस्तों कौन सा होता है? सिम्बैक्स। इसको आप नोट करके रखें, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला और अति महत्वपूर्ण सवाल है कि एससीओ संघाई सहयोग संगठन की 2022 की बैठक कहां पर आयोजित हुई? लगाइएगा स्टार, आपकी परीक्षा में सीधा सवाल छपेगा इस स्लाइड से। दोस्तों एससीओ संघाई सहयोग ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संगठन 2022 इसकी बैठक कहां पर आयोजित हुई है? जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या उज्बेकिस्तान? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों आपको बता दें एससीओ संगठन की 2022 की बैठक कहां पर आयोजित हुई थी? तो आप सबको पता है ये उज्बेकिस्तान में हुई थी। आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन दोस्तों उज्बेकिस्तान में भी कहां पर हुई थी? समरकंद। कहां पर हुई थी? समरकंद। समरकंद यहां पर आयोजित हुई थी। और दोस्तों एससीओ इसमें कितने मेंबर हैं? इसमें 9 सदस्य हैं। कितने? 9 सदस्य हैं। इसको भी आपको नोट करके रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपसे प्रश्न में कहा जाए एससीओ ने अपनी पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किसको बनाया? वाराणसी को बनाया है। किसको बनाया है? वाराणसी। अगर आपसे कहा जाए एससीओ ने अपनी पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किसको बनाया है? उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर को बनाया है। इसको आप नोट करके रखेंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि बौद्धिक संपदा सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? 43वां स्थान है, 132वां स्थान है, 180वां स्थान है या 107वां स्थान है? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों ये स्थान शायद मैंने आपको कल भी नोट कराए थे, आज एक बार फिर से इनको नोट कीजिएगा आप, यहाँ से सवाल बनने की प्रबल संभावना रहेगी। बौद्धिक संपदा सूचकांक 2022 इसमें भारत का कौन सा स्थान रहा था? तो आपको नोट करके रखना है ये 43वां स्थान है। आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट और परफेक्ट जवाब होगा। आइए दोस्तों ऑप्शन की तरफ बातें करते हैं। 132वां स्थान किसके अंदर है? मानव विकास सूचकांक। और मानव विकास सूचकांक, अगर आपसे कहा जाए मानव विकास सूचकांक इसमें भारत का कौन सा स्थान है? तो आप कहेंगे 132वां स्थान है। और किसके द्वारा जारी किया था? यूएनडीपी। यूएनडीपी के द्वारा दोस्तों ये सूचकांक जारी किया जाता है। 180वां स्थान दोस्तों मैंने आपको बताया था पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक भारत का कौन सा स्थान है? 180वां स्थान है। और 107वां स्थान दोस्तों किसके अंदर है? भुखमरी के अंदर। भुखमरी के मामले में अपना भारत देश 107वें स्थान पर है। इसको भी आप नोट कर लें। अब दोस्तों आप कमेंट कर बताएं कि विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स इसमें भारत देश का कौन सा स्थान है? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। हमारा अगला सवाल कहता है कि रामसर कन्वेंशन से संबंधित वर्ष कौन सा है? यहाँ पर 3 से 4 वर्ष दे के रखे हुए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, हम सबके ऊपर चर्चा करने वाले हैं। 16 सितंबर 1987, 2 फरवरी 1971, 29 जुलाई 1973, 5 जून 1972। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। रामसर कन्वेंशन से संबंधित वर्ष कौन सा है? तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट में याद रखना है ये 2 फरवरी 1971। और ये रामसर स्थान कहाँ पर स्थित है? ईरान में स्थित है। कहाँ पर? यहीं पर उसको नोट कीजिएगा, ईरान। ये रामसर स्थान कहाँ पर स्थित है? ईरान में स्थित है। इसको आप नोट करके रखें। इसीलिए दोस्तों 2 फरवरी को क्या मनाते हैं? विश्व आर्द्र भूमि दिवस। क्या मनाते हैं? विश्व आर्द्र भूमि, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये 2 फरवरी को किया जाता है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों वर्तमान समय में भारत देश में कुल कितनी रामसर साइट हैं? तो आपको कहना है 75। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल। वर्तमान समय में अपने भारत देश में 75 रामसर साइट हैं। लेकिन सर्वाधिक, अगर आपसे कहा जाए सर्वाधिक रामसर साइट दोस्तों किस राज्य में है?
तमिलनाडु, इसको आप नोट कर लें। उत्तर प्रदेश इसका आंसर नहीं होगा, इसको आप ध्यान में रखें। जब से दोस्तों अभी हाल ही में कुछ रामसर साइटों को हमारी पुरानी रामसर साइटों में मिलाया गया है, तब से तमिलनाडु में सर्वाधिक रामसर साइट हो गई हैं, इसको आप नोट करके रखें। भारत में कुल कितनी रामसर साइट हैं? 75। सर्वाधिक कहाँ पर है? तमिलनाडु में। रामसर कन्वेंशन कब हुआ था? 1971, और 2 फरवरी को क्या मनाते हैं? विश्व आर्द्रभूमि दिवस। और दोस्तों रामसर स्थान कहाँ पर स्थित है? ईरान में। दोस्तों यहाँ ऑप्शन को देखिए आप, 16 सितंबर 1987, इसको क्या हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, आप सबको पता होगा क्या हुआ था? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। इसलिए दोस्तों 16 सितंबर को क्या मनाते? ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाते हैं। 29 जुलाई 1973, इसको क्या होता? टाइगर प्रोजेक्ट। टाइगर प्रोजेक्ट ये दोस्तों कब का है? 29 जुलाई 1973 का है। 5 जून 1972, तो आपको सबको पता हो यूएनईपी इसकी स्थापना हुई थी। यूएनईपी की स्थापना 5 जून 1972, और ये दोस्तों किसकी कहाँ पर है? ये नैरोबी केन्या में स्थित है, आप सबको पता होगा। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है और ओजोन की सांद्रता को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग करते हैं। इन दोनों सवालों का जवाब आपको क्रम से लाइन में छाप कर बताना है कमेंट में। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि बगरुम्बा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? केरल, तमिलनाडु, असम, त्रिपुरा। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। यहाँ पर भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। बगरुम्बा नृत्य, इसका संबंध किस राज्य से है? तो आपको नोट करके रखना है, ये असम से संबंधित है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। बगरुम्बा नृत्य का संबंध कहाँ से है? असम से। आइए दोस्तों ऑप्शंस की तरफ बातें करते हैं। तमिलनाडु भरतनाट्यम, दोस्तों अगर भरतनाट्यम अगर आपसे कहा जाए भरतनाट्यम, इसका संबंध दोस्तों कहाँ से? तमिलनाडु से। केरल दोस्तों कथकली, कथकली और मोहिनीअट्टम, मोहिनीअट्टम, ये दोस्तों कहाँ से संबंधित है? ये केरल से संबंधित है, इसको भी आप नोट कर लें। दोस्तों केरल में एक थैयम, ये दोस्तों ये उत्सव भी कहाँ मनाया जाता है? ये केरल में ही मनाया जाता है, इसको भी आप नोट करके रखें। त्रिपुरा का दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है खारची। अगर आपसे कहा जाए कि खारची फेस्टिवल ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? त्रिपुरा में किया जाता है। और त्रिपुरा की भाषा कौन सी? कोक बरोक, ये दोस्तों कहाँ की भाषा है? त्रिपुरा की भाषा है। कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ सवाल है। और दोस्तों ये खारची वाला ये दोस्तों ग्रुप डी की परीक्षा में 8 से 10 बार परीक्षा में ये सवाल पूछा गया है, इसीलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप नोट करके रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों जल्दी से वीडियो को शेयर करते हैं अपने दोस्तों तक। जो भी दोस्त आपके तैयारी कर रहे हो एसएससी, जीडी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, उनके लिए क्लास ब्रह्मास्त्र वाली क्लास साबित होगी। जल्दी से दोस्तों अपने दोस्तों तक वीडियो शेयर कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ये सारी मेहनत आपके माँ बाप के सपने को पूरा करने के लिए की जा रही है। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें, सारी क्लास को देखें और पूरे सवालों को आप देखकर इनको नोट करते चलें। हमारा अगला सवाल कहता है कि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? उड़ीसा में, गोवा में, लद्दाख में या मेघालय में? क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। दोस्तों चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल इसका आयोजन कहाँ पर होता है? तो आपको नोट करके रखना है, ये मेघालय में भी दोस्तों कहाँ पर? इसकी राजधानी है शिलोंग। कहाँ पर? शिलोंग। मेघालय की राजधानी दोस्तों कहाँ पर है? शिलोंग। यहाँ पर दोस्तों मनाया जाता है चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है। दोस्तों एक चीज़ आपको और नोट करके रखनी है, लिविंग रूट ब्रिज दोस्तों ये कहाँ पर स्थित है? ये मेघालय में स्थित है। इसको विश्व धरोहर में शामिल करने की बात की जा रही है, लेकिन अभी शामिल किया नहीं गया है। लिविंग रूट ब्रिज ये कहाँ पर स्थित है? तो आप कहेंगे ये मेघालय में स्थित है। इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए। दोस्तों लद्दाख में कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण है। हेमिस फेस्टिवल कहाँ मनाता है? लद्दाख में। और दोस्तों स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल ये कहाँ मनाता है? ये भी लद्दाख में मनाया जाता है, इसको भी आप नोट करके रखें। एक दोस्तों लोसर ये कहाँ मनाता है? ये भी लद्दाख में मनाया जाता है। हेमिस फेस्टिवल, स्पुतिक गस्टर फेस्टिवल या लोसर फेस्टिवल ये सब कहाँ सेलिब्रेट किए जाते हैं? लद्दाख के अंदर किए जाते हैं। अब आप दोस्तों कमेंट करके बताएं कि लोसांग
अब आप कमेंट कर कर बताएं कि लोसांग फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया था, इसका जवाब आपको कमेंट कर कर बताना है। दोस्तों बात करते हैं गोवा। गोवा में दोस्तों क्या, सिग्मो फेस्टिवल, सिग्मो। अगर आपसे कहा जाए कि सिग्मो फेस्टिवल कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है, गोवा के अंदर किया जाता है। दोस्तों उड़ीसा, उड़ीसा में दोस्तों रज पर्व, धानु यात्रा और नुआखाई, ये सब कहाँ सेलिब्रेट किए जाते हैं, उड़ीसा के अंदर। मैंने आपको दोस्तों 15 से 20 महत्वपूर्ण दोस्तों फेस्टिवल बताएं, इनको आप नोट कर लें एक जगह पर। कोई सा भी सवाल आपकी परीक्षा में आपको नंबर दिला सकता है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। भाई बहनों, आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ आयोजित होंगे। हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम, इनका आयोजन कहाँ पर होने वाला है, तो आपको नोट करके रखना है। ये दोस्तों मध्य प्रदेश में आयोजित होंगे। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। लेकिन इससे महत्वपूर्ण सवाल बनता है कि चौथे वाले कहाँ हुए थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आपसे कहा जाए कि चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम, इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, ये हरियाणा में हुआ था और इसका शुभंकर क्या था, धाकड़। धाकड़ इसका शुभंकर था, इसको आप नोट करके रखें। दोस्तों हरियाणा में भी दोस्तों कहाँ पर, पंचकुला, इसको आप थोड़ा ध्यान में रखें, पंचकुला, पंचकुला। चौथे खेलो इंडिया यूथ गेम, इसका आयोजन दोस्तों कहाँ पर हुआ था, पंचकुला, हरियाणा में हुआ था। इसका शुभंकर क्या था, धाकड़। और 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन कहाँ पर होगा, मध्य प्रदेश में होने वाला है। इसको भी आप नोट करके रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली महिला कौन है। निखत जरीन है, बबीता फोगाट है, विनेश फोगाट है, या इनमें से कोई नहीं। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा को लेकर। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन है, तो आपको नोट करके रखना है, ये विनेश फोगाट है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों वैसे तो बबीता फोगाट ने भी इस प्रतियोगिता में पदक जीता है, लेकिन 2 पदक किसने जीते हैं, 2 पदक जीते हैं विनेश फोगाट ने। इसको आप नोट करके रखें। कौन सी प्रतियोगिता है, विश्व कुश्ती चैंपियनशिप। अगर दोस्तों आपसे परीक्षा में कहा जाए विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप, विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2022, इसमें दोस्तों गोल्ड मेडल दिलाने वाली महिला कौन है, निखत जरीन। इसको आप नोट करके रखें। विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप दोस्तों ये कहाँ पर हुई थी, जल्दी से इसका जवाब आप कमेंट करके बताएंगे। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। और इसमें निखत जरीन ने भारत देश को गोल्ड मेडल दिलाया था, इसको आप नोट करके रखें। आपसे दोस्तों निखत जरीन का खेल भी पूछा जा सकता है। ये किससे संबंधित है, ये बॉक्सिंग से संबंधित है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि विंबलडन ओपन 2022 में पुरुष वर्ग का खिताब किसने जीता है। दोस्तों यहां से सवाल बनने की प्रबल संभावना रहेगी। राफेल नडाल ने जीता, रोजर फेडरर ने जीता, नोवाक जोकोविच ने जीता, लक्ष्य सेन ने जीता है। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों आप सब जानते हैं कि साल में 4 टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, विंबलडन ओपन और यूएस ओपन। ये 4 टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं और इसी क्रम में होते हैं। विंबलडन ओपन 2022 यानी कि तीसरे क्रम का और सबसे पुराना टेनिस टूर्नामेंट कौन सा है, विंबलडन ओपन है। इसमें पुरुष वर्ग का विजेता कौन बना है, तो आपको नोट करके रखना है, ये नोवाक जोकोविच बने हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगाकर इसको नोट करें। दोस्तों इसमें महिला कौन जीती थी, आपको नोट करके रखना, फीमेल भी आपको याद होना चाहिए, एलिना रिवाकीना, एलिना रिवाकीना। ये दोस्तों कहाँ की हैं, ये कजाकिस्तान की हैं। कजाकिस्तान की हैं ये, कौन, एलिना रिवाकीना। इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट में याद रखेंगे। पुरुष में कौन है, नोवाक जोकोविच। महिला में किसने जीता है, एलिना रिवाकीना ने जीता है। कौन सा, विंबलडन ओपन 2022। राफेल नडाल ने दोस्तों क्या जीता है, तो आप सबको पता है, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन इन्होंने जीते हैं, राफेल नडाल ने। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ और चीज़ों को लेकर। रोजर फेडरर दोस्तों इन्होंने अभी हाल ही में अपने खेल से संन्यास की घोषणा की है और कहाँ के रहने वाले हैं, ये दोस्तों स्विट्जरलैंड के रहने वाले हैं। इसको भी आप नोट करके रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। उससे पहले दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि लक्ष्य सेन, इनका संबंध किस खेल से है। इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है।
दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है। ये सवाल तो दोस्तों आपको रट गया होगा, मैंने कई बार अपने प्रैक्टिस सेट में इस सवाल को लिया हुआ है। अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 263। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं दोस्तों। हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत एक रिट जारी करता है, यानी कि जल्दी से बताएं। तो आपको बताना है अनुच्छेद 226। और कितने प्रकार की रिट जारी करता है, 6 प्रकार की, 6 प्रकार की रिट जारी करता है। हाई कोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है, अनुच्छेद 226 के तहत 6 प्रकार की। दोस्तों हाई कोर्ट का संबंध किससे है, अनुच्छेद 214 से। और हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, तो अनुच्छेद 215, इसको भी आप नोट करके रखें। ये दोस्तों हाई कोर्ट से संबंधित है और हाई कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, यह अनुच्छेद 215 कहता है, इसको आप ध्यान में रखें। दोस्तों अनुच्छेद 32 मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको दोस्तों कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और अनुच्छेद 32 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट है वो दोस्तों 5 प्रकार की रिट जारी करता है, इसको भी आप नोट करके रखें। दोस्तों अनुच्छेद 263 मोस्ट इंपॉर्टेंट, अंतर्राज्यीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, इसका संबंध दोस्तों किससे है, तो आप कहेंगे अनुच्छेद 263 से। कमेंट करके बताएं दोस्तों अनुच्छेद 23, इसका संबंध किससे है, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, 101वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। 11वां मौलिक कर्तव्य दोस्तों कब जोड़ा गया, तो आप सबको पता है कि ये 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। कब 86वां संविधान संशोधन कब का है, वर्ष 2002, इसको भी आप ध्यान में रखें। दोस्तों हमारे मूल संविधान में एक भी मौलिक कर्तव्य नहीं था, फिर होता है 42वां संविधान संशोधन, कब का है, 1976 का है ये। और इसमें दोस्तों 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया, कितने, 10 मौलिक कर्तव्यों को किसमें दोस्तों जोड़ा गया, तो आप कहेंगे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, जो कि 1976 में हुआ था। और दोस्तों फिर 11वां मौलिक कर्तव्य कब जोड़ा गया था, 86वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो कि 2002 में हुआ था, इसको भी आप नोट करके रखें। 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, ये दोस्तों नगरीय निकाय से संबंधित है, सॉरी दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। अब दोस्तों ये कब हुआ था, 1992 का अधिनियम है, 1992 का अधिनियम है, 1993 में लागू हुआ था। इतनी बातें आपको नोट करके रखनी है। दोस्तों 101वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, तो आप सबको पता है ये जीएसटी से संबंधित है, आप सबको पता है। अब दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि जीएसटी कैसा कर है, प्रत्यक्ष कर है कि अप्रत्यक्ष कर है, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला प्रश्न कहता है कि भारतीय असंतोष का जनक किसे कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस को कहते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहते हैं, बाल गंगाधर तिलक को कहते हैं, सरदार भगत सिंह को कहते हैं। क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों आप देख रहे होंगे सारे पोर्शन को यहाँ से कवर किया गया है, पॉलिटी, ज्योग्राफी, आपका हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, जीके, स्ट्रेटेजी के सारे पोर्शन को दोस्तों यहाँ पर कवर किया जा रहा है। सच में दोस्तों आपकी 40 नंबर वाली क्लास है, इसको मिस मत कीजिएगा, इसको लगातार देखते रहिएगा, बहुत फायदा मिलने वाला है आपको आपके एग्जाम के अंदर। भारतीय असंतोष का जनक किसको कहते हैं, तो आपको नोट करके रखना है, ये बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इनको दोस्तों भारतीय असंतोष का जनक कहा जाता है, इसको आप नोट करके रखें। आइए दोस्तों ऑप्शंस की तरफ बातें करते हैं। सुभाष चंद्र बोस, इसके लिए दोस्तों क्या इंपॉर्टेंट है, तो आप कहेंगे फॉरवर्ड ब्लॉक, फॉरवर्ड ब्लॉक। अगर आपसे कहा जाए कि फॉरवर्ड ब्लॉक, इसकी स्थापना दोस्तों किसने की थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कब की थी, 1939 ईस्वी में की थी। कब थी, 1939 ईस्वी में की थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। इसके अलावा दोस्तों हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन, दोस्तों हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा अधिवेशन, ये दोस्तों 1938 का अधिवेशन है। इसकी दोस्तों अध्यक्षता किसने की थी, तो आप कहेंगे सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। दोस्तों कमेंट करके बताएं कि पराक्रम दिवस कब सेलिब्रेट किया जाता है, इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। दोस्तों अगर आपसे कहा जाए सरदार भगत सिंह, सरदार भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, इनको दोस्तों फांसी कब हुई थी, तो आपको नोट करके रखना है, कई बार परीक्षाओं में सवाल रिपीट हुआ है। 23 मार्च 1931 इनको दोस्तों फांसी हुई थी, इसको भी आपको ध्यान में रखना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर।
दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि सोम प्रकाश पत्रिका के संपादक कौन है? एनी बेसेंट है, भीमराव अम्बेडकर हैं, ईश्वर चंद्र विद्यासागर हैं कि कृष्ण देव राय हैं? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों सोम प्रकाश पत्रिका, इसके संपादक कौन है तो आपको नोट करके रखना है। इसके संपादक हैं ईश्वर चंद्र विद्यासागर। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगाकर इसको नोट करके रखें। दोस्तों एनी बेसेंट, इनकी एक पत्रिका है कॉमनवेल। कॉमनवेल पत्रिका किसकी है? एनी बेसेंट की पत्रिका है। दोस्तों भीमराव अंबेडकर मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, इनसे दोस्तों संबंधित 2 से 3 चीजें आपको नोट करके रखनी है। मूल नायक, मूक नायक और बहिष्कृत भारत। बहिष्कृत भारत, ये दोस्तों दोनों पत्रिकाएं किसकी हैं? ये डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की हैं। इसको भी आप नोट करके रखें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि अंडमान और निकोबार को कौन अलग करता है, यानी कि कौन सा डिग्री अक्षांश अलग करता है? 10 डिग्री अक्षांश, 8 डिग्री अक्षांश या 9 डिग्री अक्षांश या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। दोस्तों अंडमान निकोबार, इनको कौन अलग करता है तो आपको नोट करके रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है ये। 10 डिग्री अक्षांश, आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगाकर इसको नोट करके रखें। दोस्तों अंडमान निकोबार, यहाँ पर दोस्तों 2 से 3 चीज़ें आपको नोट करके रखनी है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, ये दोस्तों कहाँ पर स्थित है? ये अंडमान निकोबार में स्थित है। इसको भी आपको ध्यान में रखना है, कई बार परीक्षाओं में रिपीट हुआ सवाल है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि इंडिया डिवाइडेड किसकी पुस्तक है? अरविंद घोष की है, राजेंद्र प्रसाद की है, सुभाष चंद्र बोस की, अबुल कलाम आज़ाद की है? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। इंडिया डिवाइडेड ये किसकी पुस्तक है तो आपको नोट करके रखना है। ये दोस्तों राजेंद्र प्रसाद जी की पुस्तक है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसको आप नोट करके रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। आइए दोस्तों ऑप्शंस की तरफ बात करते हैं। अरविंद घोष, इनकी पुस्तक है लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन ये किसकी पुस्तक है? ये दोस्तों अरविंद घोष की पुस्तक है। इंडिया डिवाइडेड ये किसकी पुस्तक है? राजेंद्र प्रसाद की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इनकी दोस्तों एक पुस्तक है इंडिया स्ट्रगल। दोस्तों अबुल कलाम आज़ाद, इंडिया विंग्स फ्रीडम। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इंडिया विंग्स फ्रीडम ये किसकी पुस्तक है? अबुल कलाम आज़ाद की पुस्तक है। अब आप दोस्तों कमेंट करके बताएं इन विंग्स ऑफ फायर कौन सी दोस्तों? विंग्स ऑफ फायर, इंडिया विंग्स ऑफ फायर ये दोस्तों किसकी पुस्तक है? इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और अति महत्वपूर्ण सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है, ये दोस्तों सवाल रिपीट हो गया है 5वें खेलो इंडिया वाला, इसको हम छोड़ देते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा अगला सवाल कहता है कि 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर आयोजित होंगे? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, गुजरात, गोवा, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश? क्या होगा आपका सही जवाब, जल्दी से बताएं। 37वें राष्ट्रीय खेल, इसका आयोजन कहाँ पर होने वाला है तो आपको नोट करके रखना है। ये गोवा के अंदर होंगे। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। इसके ऊपर आप स्टार लगाकर इसको नोट करें। 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर आयोजित होंगे? ये गोवा के अंदर होने वाले हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं 36वें क्रम के दोस्तों कहाँ पर हुए थे? गुजरात में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा आपकी परीक्षा के लिए। 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर आयोजित हुए थे? गुजरात के अंदर हुए थे। और दोस्तों इसका शुभंकर क्या था? सावज इसका शुभंकर था। 37वें कहाँ पर होंगे? गोवा में। दोस्तों जल्दी से कमेंट करके बताएं कि इसके अंदर पदक तालिका में पहले स्थान पर यानी शीर्ष स्थान पर कौन था तो आपको नोट करके रखना है सर्विसेज क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। ये नाम आप इसको रट डालिएगा, इसको आप वेरी वेरी वेरी
इंपॉर्टेंट की श्रेणी में इसको आप नोट करेंगे। 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पर आयोजित होंगे? गोवा के अंदर होंगे। 36वें कहाँ पर हुए थे? गुजरात में। शुभंकर क्या था? सावज। और दोस्तों पदक तालिका में पहले स्थान पर दोस्तों कौन था? तो आप कहेंगे सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड। इसको आप नोट करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों आज का हमारा अगला सवाल कहता है कि डायमंड फाइनल लीग किस खिलाड़ी ने जीती है? देवेंद्र झांझड़िया ने जीती, नीरज चोपड़ा ने जीती, शरत कमल ने जीती, अंशिता सेवली ने जीती है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। डायमंड फाइनल लीग इसके विजेता कौन है? तो आप सबको पता है ये नीरज चोपड़ा के द्वारा जीती गई है। आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगर आपसे दोस्तों डायमंड लीग पूछे या कुर्ताने गेम पूछे, ये सबके सब दोस्तों किसने जीते हैं? ये सबके सब नीरज चोपड़ा ने जीते हैं। दोस्तों बात करते हैं देवेंद्र झांझड़िया। इनका संबंध दोस्तों कैसे? पैरा एथलीट हैं इनको, ये पहले ऐसे खिलाड़ी को पद्म भूषण सम्मान द्वारा सम्मानित किसको किया गया है? देवेंद्र झांझड़िया को। इसको भी आप नोट करके रखें। अब दोस्तों बात करते हैं शरत कमल, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये दोस्तों इनको क्या मिला है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका दोस्तों वर्तमान में नाम क्या हो चुका? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, ये दोस्तों किसको मिला है? तो आप कहेंगे ये शरत कमल को मिला है 2022 वाला। इसको आप नोट कर लें। और इनका संबंध किससे? टेबल टेनिस से संबंधित है। और इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम के अंदर एकमात्र ऐसे खिलाड़ी थे जिन्होंने सर्वाधिक पदक जीते कॉमनवेल्थ गेम के अंदर। किससे संबंधित है? टेबल टेनिस से। अंशिता सेवली ये दोस्तों वेट लिफ्टिंग से संबंधित है। इन्होंने भी कॉमनवेल्थ गेम के अंदर गोल्ड मेडल जीता था। इसको भी आप नोट करके रखें। ये सारे के सारे दोस्तों जो पदक टूर्नामेंट है, आप कमेंट में जाइएगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जाइएगा, वहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, वहाँ पर दोस्तों आपको कॉमनवेल्थ संबंधित वीडियोस मिल जाएंगी। आपको वहाँ पर लिंक लगा होगा, उसको आप देख सकते हैं। आपको पूरी कॉमनवेल्थ की जानकारी आपके मुट्ठी में होगी, कोई सवाल आपका गलत नहीं होगा। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। दोस्तों हमारा अगला सवाल है कि अंडर 17 सह फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 इसका विजेता कौन है? भारत है, नेपाल है, श्रीलंका है, बांग्लादेश है। क्या होगा आपका सही जवाब? जल्दी से बताएं। अंडर 17 सह फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 इसका विजेता दोस्तों कौन बना था? तो आपको नोट करके रखना है, ये भारत देश बना था। किसको हराया था? ये दोस्तों नेपाल को हराकर बना था, यानी कि उपविजेता उपविजेता कौन है? नेपाल। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? श्रीलंका में। आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ था? श्रीलंका में हुआ था। इसको भी आप नोट करके रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। दोस्तों अब आप कमेंट करके बताएं कि अंडर 17 महिला फुटबॉल विश्व कप, अंडर 17 फीफा फुटबॉल विश्व कप 2022 इसका विजेता दोस्तों कौन था? विजेता मैं दोस्तों आपको बता देता हूँ, स्पेन था। इसका दोस्तों आप उपविजेता बताइए, इसका उपविजेता कौन था? जल्दी से आप कमेंट करके बताएंगे। और दोस्तों ये प्रतियोगिता अपने भारत देश में हुई थी, मतलब अपने भारत देश में इसका आयोजन हुआ था। और इसका शुभंकर दोस्तों ईभा था। जल्दी से दोस्तों कमेंट करके बताएं कि दोस्तों अंडर 17 फीफा महिला फुटबॉल विश्व कप इसका दोस्तों उपविजेता कौन था? इसका जवाब आपको कमेंट करके छाप के बताना। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा को लेकर। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले और आज के अंतिम सवाल की ओर। दोस्तों विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली महिला, ये दोस्तों सवाल रिपीट हो चुका है। मैंने आपको अभी बता दिया था कि विनेश फोगाट थी। तो दोस्तों आपको सही जवाब क्या हो जाएगा? विनेश फोगाट। आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। मैंने दोस्तों आपसे पूछा है कि अंडर 17 महिला फुटबॉल फीफा विश्व कप 2022 इसका विजेता दोस्तों कौन था? तो आप इसको बस सही से नोट कर लीजिएगा। इसका दोस्तों विजेता बना था स्पेन। और इसका दोस्तों उपविजेता बना था कोलंबिया। दोस्तों इसका आयोजन हुआ था अपने भारत देश के अंदर। और इसका शुभंकर क्या था? शुभंकर। ये कोई सा भी सवाल आपकी परीक्षा में आ सकता है, आप उसको सीरियसली नोट कीजिएगा। ईभा इसका शुभंकर था। इतनी जानकारी आपको अंडर 17 महिला फीफा फुटबॉल विश्व कप को ध्यान में रखकर याद रखनी है।
दोस्तों कमेंट करके बताएं कैसी लगी आज की आपको क्लास, कैसे लगे आज के सवाल। अगर क्लास पसंद आई हो, सवाल अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दें। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ध्यान से दबा दें, क्योंकि आने वाली सारी वीडियोज़ के अपडेट आप तक आसानी से पहुँचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट, अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ हमेशा यूं ही बनाकर रखें।